दो पंक्तियां मुझे अभी क्लास को शुरू करने से पहले याद आई और मतलब मुझे बहुत पसंद है। और उन दो पंक्तियों में से भी पहली पंक्ति मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। नायक कहता है कि तुम भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, तुम भी अपने ना हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि की कक्षा में, जहां पर आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और अपने बीएनएस के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आशा कर रहा हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तत्पर होंगे और कटिबद्ध होंगे, दृढ़ संकल्पित होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा को हृदय में धारण कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। इसकी जो दूसरी पंक्ति है उसको हम कक्षा के बाद पूरी करेंगे। जल्दी से आप लोग आ जाइए। हाँ हाँ, सब एग्जाम से रिलेटेड ही है, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं इतनी मेहनत इस चीज के लिए कर रहा हूं कि जब आप परीक्षा में बैठो तो आप ये ना सोचो कि यार भाई ये चीज कैसे रह गई है। इस हद तक मैं प्रयास कर रहा हूँ। 7 बजे वाली क्लास से जरूर जुड़ते रहिए, चाहे आपने वो कंप्लीट कर रखा है नहीं। आज का प्रैक्टिस सेट और ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। एक एक प्रश्न मैंने हाथ से अपने लिखा है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये मत सोचो कि देर हो रहा है, लेट हो रहा है। देखो, अपने पास कोर्स बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है, और नवंबर से पहले आपकी परीक्षा होनी नहीं है। उससे पहले पहले हम चीज़ों को पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। लगभग 4 महीने हमको लगेंगे, दिसंबर में पेपर है, तब तक बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। जो प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं ना, वो इसको बहुत अच्छे से कवर अप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं बीएनएस, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है, जिसको भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है, भारतीय न्याय संहिता जिसको कहा जाता है। और इसकी धारा 26 तक हम लोगों ने चीजों को जान लिया था, चीजों को समझ लिया था। हाँ हाँ, ठीक है, शुरू करते हैं। अब गंभीरता से सब बातों को सुनिए। जस्ट अ मिनट जी। सभी का अभिवादन मैं स्वीकार कर रहा हूं। जी, ठीक है, समझिए ध्यान से। अभी यहां पर जो आज के लिए हमारी धारा है वो कौन सी है? वो धारा है सेक्शन 27 के बारे में हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे कि क्या है। देखो, जो बच्चा होता है, विशेषकर 12 वर्ष तक का बच्चा जो होता है, उसमें उतनी समझ डेवलप नहीं हो पाती है कि वो अपने अच्छे और भले को समझ सके। मानते हो नहीं मानते हो बात? अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि 7 साल से कम आयु के बच्चे का कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अपराध करने में अक्षम है। डॉली इन कैपेक्स, ठीक है, डॉली इन कैपेक्स मतलब उसमें उतनी समझ ही नहीं है कि वह जो कार्य कर रहा है उसकी नेचर क्या है और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। सेम सिचुएशन 7 से 12 साल तक के बच्चे के लिए है, परंतु वहां पर एक स्थिति यह है कि यदि एक्ट की नेचर और रिजल्ट को नहीं जानता है तो अपराधी नहीं है, और अगर जानता है तो अपराधी है। परंतु मूल बात यहां पर यह है कि जिसके भीतर यह समझ नहीं है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, उसको आमतौर पर आप देखते होंगे कि बड़ों का संरक्षण प्राप्त होता है। माता और पिता उसके साथ रहते हैं। यदि माता पिता नहीं है तो कोई ना कोई संरक्षक रहेगा। संरक्षक मतलब गार्डियन जिसको बोला जाता है, गार्जियन जिसको बोला जा रहा है। तो यहां पर ये जो धारा 27 है, ये इसी संदर्भ में बात कर रही है कि संरक्षक द्वारा, संरक्षक
है ना, संरक्षक, संरक्षक द्वारा, संरक्षक मतलब अभिभावक, संरक्षक कह सकते हो आप, इसको अभिभावक कह सकते हो, इसी को गार्डियन बोला जा सकता है। तो संरक्षक या अभिभावक के द्वारा सम्मति मिलने पर, सम्मति मिलने पर किया गया कार्य, है ना, सम्मति मिलने पर किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य, यानी कि एक ऐसा काम जो संरक्षक के द्वारा, कंसेंट, सम्मति किसको कहते हैं, कंसेंट, सहमति, यस आप ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने यस कर दिया है, तब आप किसी काम को कर रहे हैं, और उस काम को करते हुए यदि कोई अपराध घटित हो जाता है तो क्या वह अपराध अपराध माना जाएगा। तो ध्यान से आपको एक बात ध्यान से समझनी है, एक बात आपको ध्यान से जाननी है, क्या क्या कि यदि यदि पागल, पागल मतलब अनसाउंड माइंड, यानी कि विकृत चित्त व्यक्ति, यानी कि विकृत चित्त, है ना, विकृत चित्त व्यक्ति या 12 साल तक की, 12 साल तक की आयु के किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, फायदे के लिए उसके संरक्षक से, उसके संरक्षक से सम्मति लेकर कोई कार्य किया जाए, सम्मति लेकर कोई कार्य किया जाए, कोई कार्य किया जाए, कोई कार्य किया जाए और क्या हो जाए, अपराध, है ना, और दुर्घटना घट जाए, और दुर्घटना घट जाए, और दुर्घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, तो क्या अपराधी होगा, तो क्या अपराधी होगा। तो आपको मूल बात यहां पर ये देखनी है, तो क्या अपराधी होगा, तो तुरंत आपको लिखना है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बचाव। मूल बात यहां पर क्या है कि यदि कोई पागल व्यक्ति है या 12 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति है या बालक है, और हमने क्या किया है, उसके संरक्षक से सम्मति ली है, सहमति ली है कि हम ये इसके फायदे के लिए काम कर लें, तो वो कहता है यस आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वह कार्य करते हुए अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो जिस व्यक्ति ने सम्मति ली है क्या अपराधी होगा, तो आपको लिखना है अपराधी नहीं माना जाएगा, बचाव मिलेगा, अपराधी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। आप एक चीज देखो, आप एक चीज देखने का प्रयास करो कि हमारे घरों में बच्चे होते हैं या हमारे आसपास के घरों में बच्चे होते हैं, है ना, हमारे आसपास के घरों में बच्चे होते हैं, या हम ही जब छोटे थे तो हमारे स्कूल में कोई भी एक्टिविटी होती थी, कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटी होती थी, या हमको टूर इत्यादि पे ले जाना पड़ता था, तो स्कूल से एक कंसेंट लेटर भेजा जाता था कि हमको आपके कंसेंट की जरूरत है। आज भी देखो कि एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं बच्चों के, कुछ भी कार्यक्रम होता है स्कूलों में, तो स्कूलों में पार्टिसिपेशन के लिए पूछा जाता है कि भाई आपका ये बालक जो है ये प्रतिभाग करेगा, ये पार्टिसिपेशन लेगा कि नहीं लेगा, हम कहेंगे कि हाँ जी लेगा, तो वो कहेंगे कि ये एक कंसेंट लेटर है, अगर इस कार्यक्रम के दौरान कोई दुर्घटना घट जाती है ना, तो और उसमें बच्चे को कोई चोट लग जाए या कोई अनहोनी घटना घट जाए तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अगर आप इस बात पर साइन करके देवें, सम्मति दर्ज करके देवें, तो हम इस चीज को एग्री करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो वहां पर ये क्या चीज है, जो माता पिता उस कंसेंट लेटर पर या कोई गार्जियन उस कंसेंट लेटर पर साइन करते हैं, तो वो इसी चीज का बचाव बन जाएगा कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना घट गई पागल व्यक्ति के किसी भले के लिए, या 12 साल से छोटा बच्चा है उसके लिए कोई कंसेंट लेटर आपके पास है और दुर्घटना घट जाती है, तो स्कूल वालों को बचाव मिलेगा, या ऐसे किसी भी व्यक्ति को बचाव मिलेगा जो अभिभावक से सम्मति लेकर के उनके हित के लिए काम कर रहा है। और ये जो काम है ना, ये जो कार्य है, मोर इसमें एक बड़ी बात है, इसमें एक बड़ी बात है, ये जो कार्य किया जाएगा, ये जो एक्ट किया जाएगा, इसमें भी एक पॉइंट है, यहां पर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कार्य सद्भावपूर्वक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए,
सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, और दूसरी बात है ये फायदे के लिए होना चाहिए। मान लिया कि बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने को मिलेंगी, ठीक है, बच्चे का फायदा होगा, उसका मानसिक विकास होगा, उसके स्किल डेवलप होंगे, ये तो फायदा है, परंतु सद्भाव पूर्वक काम नहीं किया गया तो यहां पर गार्जियन एक तरह से आरोप प्रत्यारोप की श्रेणी को शुरू कर सकते हैं कि भाई जो सावधानी इनको बरतनी चाहिए थी, जो अटेंशन इनको देनी चाहिए थी, या जो ड्यू केयर, जो इनको केयर करनी चाहिए थी, वो केयर इन्होंने नहीं करी तो मामला बिगड़ जाएगा। बट अगर सद्भाव पूर्वक कार्य किया जा रहा है और फायदे के लिए किया जा रहा है और कंसेंट लेकर के किया जा रहा है, तब वो कंसेंट लेने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। सर एक भी वीडियो चल नहीं रहा है। हाँ हाँ, हॉस्पिटल वगैरह में कहीं भी, हाँ हर जगह होता है, कंसेंट लेटर हर जगह होता है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली धारा पे हम लोग चलते हैं, समझते जाओ आप ये मत देखो कि कोर्स यहां हो जाए, अरे कोर्स की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी समझने की है, मेरी समझाने की, और कोर्स की जिम्मेदारी है। आप बस समझते जाओ चीजों को, ये मत सोचो कि हाय मूल विधि है इसको क्या करें, नहीं, आपको समझना है। आप देखो कि यार नई नई चीजें जानने को मिल रही हैं, मैं हमेशा इसी दृष्टिकोण से देखता हूं, और जब आप इस हिसाब से देखेंगे, हाँ नहीं डेट नहीं आई है, मैं बता रहा हूं कि नवंबर दिसंबर से पहले तो आपकी परीक्षा होनी नहीं है। चलिए अगली अगली धारा जो है उसको ध्यान से देखें और उसको अच्छे से समझें। एक चीज होती है, एक चीज यहां पर है सेक्शन 28, हाँ सेक्शन 28 देखो, एक होती है सम्मति और सहमति, हाँ एक चीज होती है सम्मति और सहमति, ये लगभग एक ही बात मान लीजिए आप इसको, कंसेंट होती है। तो कंसेंट भी दो कंडीशन में होती है, एक तो मैं आपके पास आऊं, बाबूजी हमारा ये स्कूल है, आपका बच्चा हमारे पास पढ़ता है, तो ये हमको उसको कहीं बच्चे को घुमा करके लेके जाना है, और अगर आप कहो, आपकी इजाजत हो, आप परमिशन दो, कंसेंट लेटर दे दो, तो हम इसको ले जाएं, कुछ पैसा भी दे दो, तो वो ये है सामान्य, ये है सामान्य। पर एक होती है डरा धमका करके सहमति करना, जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे रेप, तो रेप में क्या बात आएगा, रेप में आएगा किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध यदि उसके साथ में यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो रेप में आता है। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि वो अनजान महिला हो और उसके साथ में कोई व्यक्ति ऐसा दुष्कर्म करे तभी रेप कहलाएगा ना, यदि कोई पुरुष और स्त्री संबंधों में हैं, ठीक है, प्रेम संबंधों में हैं, और दोनों लिव इन में भी रह रहे हैं, मान लिया लिव इन में भी रह रहे हैं, अब ये अलग मैटर है कि लिव इन अच्छी चीजें नहीं है, उस पर हम कोई चर्चा भी नहीं करने वाले हैं, कभी बाद में करेंगे, पर मूल बात यहां पर यह है, वो अगर लिव इन में भी रह रहे हैं, मर्जी से रह रहे हैं, और किसी दिन महिला को पुरुष की तरफ से आग्रह किया गया कि मेरी इच्छा ये हो रही है, ये ऐसा इंटरकोर्स करने का मन हो रहा है, और महिला कह देती है कि नहीं आज मेरा मन नहीं है, आज इच्छा नहीं है, और फिर भी पुरुष अटेम्प्ट करता है और इस संबंधों को स्थापित करता है, तो दिस इज रेप, ये भी आपका हो जाएगा। तो इच्छा के विरुद्ध भी रेप माना जाता है। सम्मति, अब मान लिया सम्मति ली जा रही है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने कहा यस हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं कहते नहीं और फिर भी ये ऐसा कर्म करने का प्रयास करता है या कर देता है तो दुष्कर्म हो जाएगा, रेप में आ जाएगा। और तीसरी बात है, अब मान लिया कोर्ट में गया, तो इसने मेरे साथ में साहब ये काम किया है, तो वो कहेगा कि क्या इसने आपसे सम्मति ली थी, तो उन्होंने कहा हाँ जी इसने ली थी, आपने दी थी, उन्होंने कहा हाँ जी दी थी, तो फिर कहाँ करे, भागो यहाँ से, तुम दोनों एग्री थे, क्या दिक्कत है। बट फिर अगेन उसको लगा कि यार सम्मति उम्मति वाला तो ठीक है मैटर, ये तो चलो मामला निपट गया, एक काम करते हैं अब सम्मति ले लिया करेंगे। अब क्या ले लिया करेंगे, अब सम्मति ले लिया करेंगे। अब क्या कर लिया करेंगे, सम्मति ले लिया करेंगे। ध्यान से समझना, मैं पूरा आधार तैयार कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरा का पूरा आधार आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं। तो जैसे उसको पता लग गया कि सम्मति मिल जाती है, सम्मति मिल जाती है किसी के साथ भी ऐसा कर्म करने की, तो किसी लड़की को पकड़ता है, ए शानी ज्यादा नहीं, ये माना सिर है, ए शानी मेरा ऐसा ऐसा करने का मन है, मेरे साथ चलेगी बोल, तो वो कहेगी नहीं, तो नहीं जाएगी तो तेरे सिर में घुसा दूंगा इसको। तो ये है डरा करके सम्मति लेना। तो सेक्शन 28 जो है वो यही बात बोलने का प्रयास कर रहा है कि सम्मति कब सम्मति नहीं मानी जाएगी,
कंसेंट, कब कंसेंट नहीं मानी जाएगी? डरा करके अगर आप किसी की सम्मति ले रहे हो तो वह सम्मति नहीं है, वह तो डर के अधीन व्यक्ति कार्य कर रहा है। हाँ हाँ, कोई अपनी पत्नी के साथ यदि जबरदस्ती करता है तो ये फिर ऐसे अभी रेप में ये चीज आएगी कि पति और पत्नी के बीच में अगर थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, थोड़ी बहुत जबरदस्ती इत्यादि होती है, तो वो रेप की संज्ञा में नहीं जाती है। बट एक मैरिटल रेप होता है। मैरिटल रेप में क्या होता है, बहुत इसको समझाऊंगा मैं, रेप में ही समझाऊंगा क्योंकि डिटेल काफी देनी पड़ेगी और मैं बहुत खोल करके बताता हूं सब चीजों को। अभी यहां पर ध्यान से समझो। तो सम्मति नहीं मानी जाएगी यदि सम्मति मतलब कंसेंट, है ना? कंसेंट नहीं होगी, सम्मति नहीं मानी जाएगी, सम्मति नहीं मानी जाएगी, सम्मति नहीं मानी जाएगी यदि अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी यदि भय के अधीन दी गई है। यदि भय यानी कि डर के अधीन दी गई है, डर के अधीन, है ना? यानी कि डर के अधीन दी गई है, डर के अधीन यानी डराकर हामी भरवाना, है ना? डराकर हामी भरवाना के डराने में क्या हो सकता है? तो डराने में मौत का डर दिखाया जा सकता है, कि मौत का डर दिखाया जा सकता है कि भाई अगर तुमने ये काम ना किया मैं तुमको मार दूंगा, इस तरह की स्थितियां हैं। या चोट का डर दिखाया जा सकता है, चोट का डर। तो चोट का डर किसको दिखाया जा सकता है? स्वयं को चोट का डर दिखाया जा सकता है, या किसी परिजन को कि तेरे बेटे को मैं मार दूंगा, मेरे साथ तू वहां पे चल। तो इस तरह की स्थितियां जो बन रही हैं, तो ऐसे में अगर डर के अधीन किसी से हामी कोई भरवाता है तो वहां पर वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कोर्ट कह देगा नहीं, ये कंसेंट नहीं होती। कंसेंट होती है होशो हवास में और बिल्कुल अपनी मन मर्जी से जो चीजें करी जाती हैं उसको कहा जाता है। सेकेंड थिंग क्या आ जाएगी? भ्रम के अधीन। भ्रम किसको कहते हैं? भ्रम कहते हैं आपके फैक्ट की गलतियों को। हाँ, फैक्ट की गलतियां, है ना? फैक्ट की गलतियों को भ्रम कहा जाता है। फैक्ट की गलतियों को भ्रम कहा जाता है। फैक्ट की गलतियों को भ्रम कहा जाता है। तो भ्रम के अधीन अगर दी जा रही है, भ्रम के अधीन यदि कंसेंट दी जा रही है तो फैक्ट की गलतियों के कारण, फैक्ट की गलतियों के कारण दी गई सम्मति नहीं है। दी गई सम्मति, है ना? सम्मति नहीं है। दी गई सम्मति नहीं है। मैं लिख देता हूं, कभी अंग्रेजी माध्यम वाले परेशान हो जाएं। सम्मति मीन्स कंसेंट होता है, ठीक है? कंसेंट होता है, सम्मति, हाँ, तो ये होता है। बाकी सब चीजें ऐसी हैं कि अंग्रेजी माध्यम वाले भी समझ सकते हैं। तो जैसे भ्रम के अधीन वाली स्थिति क्या होती है? तो भ्रम के अधीन वाली स्थिति जैसे किसी को किसी ने कहा कि भाई राम के साथ तुम चले जाना। किसी लड़के को ही कहा, किसी भी व्यक्ति को कहा कि राम आएगा और उसके साथ तुम चले जाना। तो वो पूछेगा कि राम कैसा दिखता है? कि भाई ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब किसी को पता लग गया कि अब वो व्यक्ति अपने बच्चे को राम के साथ जाने के लिए कह गया है। तो दूसरा कोई व्यक्ति जो क्या काम कर रहा है, आपराधिक मनोदशा वाला है, वो क्या सोचेगा कि मैं राम की तरह से कुछ हुलिया बना लेता हूं, ठीक है? राम की तरह से कुछ हुलिया बना लेता हूं और चला जाता हूं। तो वहां पर उस बच्चे के पास जहां पर राम को पहुंचना था, सपोज करो शाम पहुंच गया और राम की तरह से कुछ हुलिया बना के गया। बच्चे ने कहा हाँ 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 हाँ, ठीक है? तो सीधे ही वहां पर क्या चीज हुई? सीधे ही वहां पर आपका क्या हुआ कि बच्चे के पास शाम गया, उसने कहा कि बेटा चलो, आपके पापा ने कहा था और मेरे साथ चलना है आपको, आप चलोगे मेरे साथ? आप देखो, आप चलोगे मेरे साथ, इसका मतलब क्या है? यहां मैं कंसेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं, या यहां पर श्याम कंसेंट लेने की कोशिश कर रहा है। अब बच्चा पूछेगा क्या आप राम अंकल हो? तो बोलेगा हाँ। तो बच्चे को लगेगा कि हाँ ये कुछ वैसा ही लग रहा है। तो बच्चे को यहां पर राम और श्याम के मध्य तथ्य का भ्रम हुआ। किसका? फैक्ट की उसको गलती हुई, और फैक्ट के भ्रम में या भ्रम में
जो सम्मति या सहमति दी जाती है वो नहीं मानी जाती। बच्चे की यहां पर गलती नहीं मानी जाएगी या किसी बड़े आदमी की गलती नहीं मानी जाएगी यदि फैक्ट की गलती हो रही है। तो सेक्शन 28 क्या बोल रहा है? सम्मति नहीं मानी जाएगी यदि वह भय के अधीन, डर के अधीन दी गई है या भ्रम के अधीन यानी कि फैक्ट की गलतियों की वजह से दी गई है। बोलो समझ में आया? हाँ हाँ, एक कोई बच्चा है, उसका नाम है साक्षी देव। हाँ, लेकिन सर आप बकवास बहुत ज्यादा करते हो, तो आप हम पे कृपा करें। हम अगर आपको लगता है कि मैं बकवास बहुत ज्यादा करता हूं तो ये जो मेरी कमी है वो आपके चरणों के प्रताप से दूर हो जाए, ऐसी आप कृपा मुझ पर करें। बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, सब चीज आएंगी, ध्यान से देखो, सब चीज आएंगी, ध्यान से देखो। उसके बाद अगली धारा हमारी आ जाती है सेक्शन 29। इसको आप ऐसे ही थोड़ा सा याद रख लो। सेक्शन 29, ये गर्भपात, ये क्या है? गर्भपात कभी नहीं करना चाहिए, है ना। गर्भपात, लोग गर्भपात करते हैं किस कारण से? गर्भपात करते हैं लड़की होने की वजह से। हाँ ठीक है। तो गर्भपात, गर्भपात मतलब मिसकैरेज जिसको कहा जाता है, तो यहां पर आप लिखें मिसकैरेज, है ना, मिसकैरेज। मिसकैरेज या इसी को आप एक तरह से अबॉर्शन कह सकते हो, है ना, इसी को अबॉर्शन कह सकते हो। तो गर्भपात की मनाही के संदर्भ में या गर्भपात का निषेध यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि सेक्शन 29 में गर्भपात का निषेध है या गर्भपात को प्रोहिबिट किया गया है। निषेध है या गर्भपात को प्रोहिबिट यहां पर आपका किया गया है, ये बात ध्यान रखने वाली है। हम्म 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 चलो, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, अब देखो यहां पर, अब सेक्शन 30 को मैं समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना आप लोग, बहुत अच्छे से जानना। हाँ, सेक्शन 30, सेक्शन 30, सेक्शन 30 सम्मति के लिए, सम्मति के बिना, है ना, सम्मति के बिना फायदे के लिए, सम्मति के बिना फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। अब देखो, ये भी तो एक कंडीशन हो सकती है कि जब किसी व्यक्ति से कोई अपराध बन सकता है, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। जी, अखिलेश कुमार राव जी, जी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं साक्षी देव जी, कोई दिक्कत नहीं बेटे। सम्मति के बिना फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, तो यहां पर क्या है कि देखो कई बार ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जैसे ये ए है ना, क्या है? ये ए है, और सपोज करो ये कोई बिल्डिंग है, ध्यान से देखना मेरे बेटे, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ये क्या है? ये कोई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में क्या हो गई है? इस बिल्डिंग में आग लग गई है ना। ये क्या है? ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई आपकी बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, और ये कोई ए जो है, जो या तो कोई बच्चा है ना, या तो कोई बच्चा है, या कोई वह पागल आदमी है, या वह कोई पागल आदमी है। और सपोज करो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस बिल्डिंग में ऊपर की तरफ, इस बिल्डिंग में ऊपर की तरफ ये ए खड़ा हुआ है, और यहां पर ना एक तरह से आग लग गई है। क्या लग गई है? आग की लपटें उठ रही हैं, फायर। यहां पर पुष्पा आ गया है, और पुष्पा के आते ही यहां पर फायर हो गई है, ठीक है, ये मस्ती मजाक है। तो यहां पर आग लगी हुई है। अब यहां पर आग लगी हुई है, पूरी की पूरी बिल्डिंग जल रही है बुरी तरह से, और यहां पर ए उपस्थित है जो या तो बच्चा है या पागल है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में यहां पर बी पहुंचता है। कौन पहुंचता है? सपोज करो यहां पर बी पहुंचता है, और बी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बी के पास कोई ऑप्शन नहीं है ए को बचाने का, या तो वह पागल है या वो बच्चा है, कि
इसको बचा कैसे सकता है? तो ये नीचे यहां पर लोग खड़े हैं, सपोज करो एक व्यक्ति ये खड़ा है यहां पर, ठीक है, एक व्यक्ति यहां पर ये खड़ा है, एक व्यक्ति यहां पर ये खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति यहां पर आपका ये खड़ा हुआ है, और तीनों लोगों ने हाथ में क्या पकड़ रखी है? तीनों लोगों ने हाथ में क्या पकड़ रखी है? ये तीनों लोगों ने हाथ में ये चादर पकड़ रखी है, चादर, ठीक है, चादर है। तो ये लोगों को क्या कह रहे हैं कि भाई सुन, भाई सुन, एक काम कर, तू टॉप पर है, यहां पर ये बच्चा है, तू एक काम कर, इस बच्चे को छत से यहां पर चद्दर पर ले आ, यहां पर ए को सीधे यहां पर तू ड्रॉप करा दे, और बच्चा है तो हम लोग संभाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, ये हम इसको संभाल लेंगे, तू ऊपर से इसको फेंक दे। अब एक बात समझो, अब यहां पर बी जो है वो ए को बचाना चाहता है, ठीक है, बी ए को बचाना चाहता है, बी क्या करता है? ए को बचाना चाहता है, बी ए को बचाना चाहता है। तो बी ए को बचाना चाहता है, इसका मतलब ये फायदे के लिए कार्य करना चाहता है, फायदे के लिए काम करना चाहता है, फायदे के लिए काम करना चाहता है, ठीक है, फायदे के लिए काम करना चाहता है। और बी ए को बचाने के लिए क्या करना चाहता है? उसको ऊपर से उसको ऊपर से क्या करना चाहता है बेटे? ऊपर से फेंक देना चाहता है चादर पर, जिससे उसकी जान बच जाए, जिससे उसकी जान बचे, वो बर्न ना हो जाए। तो ये काम करने के लिए भी, ये काम करने के लिए, ऊपर से फेंकने के लिए भी वो सम्यक सतर्कता बरतता है कि बच्चा इधर उधर ना गिर जाए या पागल व्यक्ति इधर उधर ना गिर जाए। सम्यक सतर्कता भी बरत रहा है और सावधानी भी बरत रहा है। परंतु यहां पर इतना रिस्की मामला है कि फायदे के लिए भी काम किया जाना है और सम्यक सावधानी और सतर्कता से भी काम किया जाना है, यानी सद्भाव पूर्वक भी वह काम हो रहा है। परंतु ऐसा मामला है जहां पर किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, तो वहां पर सम्मति लेना जरूरी है, वहां पर कंसेंट लेना जरूरी है। बट आप देखो कि जो बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, वो सम्मति देने में असमर्थ है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जोड़ लीजिए कि बालक है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जोड़ लीजिए कि या तो कोई बालक है या कोई पागल है। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या चीज हो जाएंगे, या तो बच्चा और पागल ये सम्मति देने में असमर्थ हैं, है ना, सम्मति देने में असमर्थ हैं। अगर आप ऐसी कंडीशन में किसी बच्चे से कुछ पूछोगे, बेटे तुमको मैं नीचे फेंक दूं क्या जिससे तुम्हारी जान बच जाए, वो कहेगा हाँ अंकल। बेटे नहीं फेंकू अंकल, ना ऐसा ना करो। तो यानी कि उसके अंदर वो समझ बूझ है ही नहीं कि वो कंसेंट दे सके। और पागल तो करेगा, तेरा मैं तो नहीं जाएगा रे, मैं तेरे साथ कूदूंगा अंकल, मैं तो आपके साथ कूदूंगा। तो अलग सी स्थिति वहां पर बनेगी। देखो मुझे पढ़ाने दो, हाँ प्लीज मुझे पढ़ाने दो। अगर मैं इनको नहीं बताऊंगा, समझाऊंगा नहीं अच्छे से, अगर आप चाहोगे तो मैं पीडीएफ ले आऊंगा, मेरे पास पूरी पीडीएफ टाइप रखी है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको सब चीज समझ में आए, आपको कॉन्सेप्ट पता लगे, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखें, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझें। अगर आपको लगता है कि भाई आपको जल्दी करना है, तो आपके पास विनायक बैच में मूल विधि रिकॉर्डेड पूरी मिली है, आप कृपा करके वहां से भी देख सकते हैं। बट कृपा करके मुझे पढ़ाने दीजिए, ये मेरा करबद्ध निवेदन है। आप ऐसे बिल्कुल वो हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो फिर कैसे काम चलेगा। अब मैं इतना लिख करके चल जाऊं, सम्मति के बिना फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होगा, तो किताबों में भी लिखा हुआ है, फिर मेरी क्या जरूरत है, या RWE की क्या जरूरत है। तो समझिए ध्यान से। तो यहां पर बच्चा सम्मति देने में असमर्थ है, परंतु फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक काम किया जा रहा है। और अगर बच्चे की सम्मति नहीं मिली, पागल की सम्मति नहीं मिली, और सद्भाव पूर्वक चादर पर हमने उसको फेंक दिया और वो चादर पर ना गिर करके इधर उधर गिर गया, और माना कि ए क्या हो गया है, ए मर गया या उसको चोट लग गई, तो क्या बी अपराधी माना जाएगा? तो यहां पर बी को क्या मिलेगी? यहां पर बी को छूट मिलेगी, बी अपराधी नहीं होगा। तो किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। क्या होगा? किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बताओ, समझाओ, बताओ। अगर एग्जाम्पल में इतना कंक्लूड, अगर इतनी इस तरह से ना समझाया जाए तो क्या फायदा है? हाँ हाँ, तो वही है ना, आप पढ़ते रहो, डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। चलो बोलो, समझ में आया? सम्मति के बिना सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। अगर एग्जाम्पल ही नहीं दी जाएंगे फिर लॉ समझ में क्या आएगा?
बोलो, यहां तक समझ में आ गया? हाँ, अपराधी नहीं होगा, दैट्स ऑल, बात खत्म। फायदे के लिए किया है ना उसने। हाँ, पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अपराधी नहीं माना जाएगा, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट चीज को देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगली जो हमारी धारा है, हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगली, अभी मेरे पास क्या है ना, मेरी 5 क्लास चल रही हैं। अगर मेरे पास समय होता ना, मेरी 1-2 क्लास चल रही होती, तो फिर मैं 2 घंटे पढ़ाता, तो आपको 2 घंटों का भी पता ना लगता 2 घंटे कहाँ चले गए हैं। पर 5 क्लास हो गई हैं, 5 क्लास के लिए फिर समय भी लगता है और एनर्जी भी लगती है, तमाम चीजें आपकी रहती हैं। अगली धारा जो है हमारी, उसको ध्यान से देखो और उसको अच्छे समझने का प्रयास करो। सेक्शन 31, सेक्शन 31 क्या है? सद्भाव पूर्वक, विद, है ना, सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक। मैं इतनी बार सद्भाव पूर्वक को बोल दिया हूं और समझा दिया हूं कि अंधेरे में भी, नींद में भी आपसे कोई पूछेगा तो आप तुरंत से बता देंगे। अच्छा, उपेंद्र सोनी बोल रहे हैं कि सर मैं खुद लॉयर हूं, आपके पढ़ाने का तरीका सही लगता है, अच्छा लगता है। धन्यवाद, धन्यवाद एडवोकेट साहब। तो सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, कम्युनिकेशन, 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 सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना यानी कम्युनिकेशन। आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि जब फिल्में हम देखते थे अपने माँ बाबा के साथ में या घर वालों के साथ में, या कोई नाटक देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, मैंने वैसे तो कोई बहुत सारी मूवी नहीं देखी है, मूवी नहीं देखी है, और एक मैंने कुछ एक दो दो तीन मूवीज तो देखी हैं मार्वल की, एवेंजर्स देखी है, और एंड गेम वगैरह तो नहीं मैं देख पाया, और एक दो मूवी और देखी है, और एक नाटक देखा है मैंने जब हम छोटे ही थे, ज्यादा अवस्था नहीं थी, तो एक नाटक आता था कुमकुम भाग्य, तो हमारे घर में वो चलता था, हाई दुनिया देखते थे, अभी द रॉक स्टार, प्रज्ञा, तो वो सब देखते थे। तो नाटकों में भी क्या रहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाने के बाद कहता है मुझे ये बीमारी लग रही है, मुझे ये समस्या है, डॉक्टर उसकी रिपोर्ट कराते हैं, और रिपोर्ट कराने के बाद यदि ठीक ठाक होता है तो उसी को बता देते हैं, परंतु गंभीर अगर बात रहती है तो कहते हैं कि क्या आपके साथ कोई आया है। वो क्यों बुलाते हैं वो क्यों बुलाते हैं? वो इस सेक्शन के डर की वजह से बुलाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी को कोई संसूचना दी, और हमने तो दी भलाई में कि भाई आपको तो क्या होने वाला, आपको तो ये बीमारी हो गई है, और ये बीमारी होने के बाद तुम तो 3 महीने के मेहमान हो, और उस बीमारी को सुन करके दी तो वो फायदे के लिए संसूचना, कम्युनिकेट किया गया फायदे के लिए, बट वो आदमी उस उनको 3 महीने तो क्या मरे, अभी हार्ट अटैक हो गया, मर गया, तो उसके घर वाले कहेंगे कि जी मेरा तो 3 महीने जीने वाला था, मैं दूसरी कहीं जगह दिखा लेता, रिपोर्ट गलत हो गई थी, तुमने इसको जानकारी क्यों दी? तो आपकी बात से मरा है तो आप अपराधी हो। तो तुरंत यहां पर क्या बात है, तुरंत यहां पर ये आपका सेक्शन उसको बचाव देगा कि सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, तो फायदे के लिए, है ना, फायदे के लिए, फायदे के लिए, फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक दी गई जानकारी, हाँ सद्भाव पूर्वक दी गई जानकारी, दी गई जानकारी, और उस जानकारी के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप कोई घटना घट जाती है, तो जानकारी देने वाले को, जानकारी देने वाले को, जानकारी देने वाले को बचाव मिलेगा, जानकारी देने वाले को क्या मिलेगा? बचाव मिलेगा। वह जानकारी देने वाला जो होगा ये व्यक्ति, ये अपराधी नहीं कहलाएगा। ये क्या है? ये अपराधी नहीं कहलाएगा, ये अपराधी नहीं कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, बस इसमें है ही क्या। जैसे इसका जो उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है वो डॉक्टर और रोगी का ही है ना। यहां पर सपोज करो ए कौन है? ए हमारे डॉक्टर साहब हैं, ए हमारे डॉक्टर साहब हैं, और बी जो है, बी जो है यह रोगी है, यह रोगी है। अब ये जो बी रोगी है किसका है? सपोज करो इसकी किडनी फेल हो गई है,
सपोज करो इसकी किडनी फेल हो गई है और बहुत ही सीवियर लेवल पर हो गई है, खतरनाक लेवल पर हो गई है, तो अभी ये डॉक्टर क्या काम करेगा, इसके साथ में कम्युनिकेट करेगा। क्या करेगा, इसको संसूचना देगा, है ना, इसको संसूचना देगा, इससे कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा। और किस तरह से, सद्भाव पूर्वक, कि भाई जिससे इसका भला हो ये इलाज वगैरह करवा ले, कि जी आपको ना सद्भाव पूर्वक जानकारी दे रहा है कि आपकी ना किडनी जो है वो फेल हो गई है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप डायलिसिस वगैरह कराते रहिए। और ये इस स्तर पर पहुंच गई है कि आने वाले साल भर में या कुछ सालों में आपका शरीर शांत हो सकता है। अब इसको हो गई बी को टेंशन, और इसको किडनी फेल बाद में हुई, ये संसूचना मिलने के बाद भाई को हार्ट फेल हो गया। क्या हो गया, भाई को हार्ट फेल हो गया, और भाई वहीं पे लुढ़क गया, वहीं पर समाप्त हो गया। तो अब इसके घर वाले कहेंगे डॉक्टर तूने सूचना दे दी, मार दिया हमारा बापू, है ना। तो ए को क्या अपराधी बनाया जाएगा, तो सेक्शन 31 तुरंत इस डॉक्टर को बचाव देगा कि भाई उसने तो भले के लिए किया था ना, अब उसको झटका लग गया, वो नहीं संभाल पाया, तो इसको बचाव मिलेगा। यहां पर डॉक्टर जो होगा वह अपराधी नहीं कहलाएगा, ठीक है, वह अपराधी नहीं कहलाएगा। दैट्स ऑल, बात खत्म। हाँ 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 ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है अच्छे से। हम्म, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर प्रैक्टिस सेट, हाँ मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिस सेट जो होता है वो RWA मेन चैनल जो है उस पर शाम को 7 बजे, ठीक 7 बजे लाइव हो जाता है, 1-2 मिनट आगे पीछे, और ठीक 8 बजे पूरा हो जाता है, 1-2 मिनट आगे पीछे, ठीक है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है, इन सब प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। अब हम अगली धारा पर चलते हैं, जो धारा है हमारी सेक्शन 32, है ना, हाँ सेक्शन 32। डरा करके, है ना, किसी को डरा करके उससे कोई काम यदि कराया जाता है, कोई अपराध करवाया जाता है, तो क्या वह अपराधी कहलाएगा। तो उसी संदर्भ में धारा यहां पर 32 बात कर रही है क्या, कि वह कार्य जिसे करने के लिए विवश किया गया है ना, वह कार्य जिसे करने के लिए विवश, विवश मतलब किसी को मजबूर किया गया है ना, कि तेरे को ये काम करना होगा रे, तो मुझे नहीं जानता, मैं हूं जग्गा डाकू, मैं हूं जग्गा डाकू, अगर तूने मेरे साथ चल करके उस लाला के घर में जाके तिजोरी नहीं खोली तो उसे तो मैं देख ही लूंगा, मैं तुझे भी यहां निपटाऊंगा, तेरे पूरे परिवार को निपटाऊंगा। तो किसी को मृत्यु का या चोट का भय दिखा करके किसी अपराध में सम्मिलित होने के लिए विवश करना, और वह उस डर में आकर के, मजबूरी में आकर के उस अपराध को कर देता है, तो क्या वह अपराधी होगा या बचाव मिलेगा। तो सेक्शन 32, हाँ। रोगी और पीड़ित में क्या अंतर है, रोगी तो किसी रोग के द्वारा परेशान हो सकता है, हाँ पीड़ित, पीड़ित जो है एक वृहद शब्द है, जैसे रोग से पीड़ित, पीड़ित मतलब जिसको पीड़ा मिल रही है, जो पीड़ित, पीड़ित का मतलब जिसको पीड़ा हो रही है किसी भी कारण से। यदि किसी व्यक्ति के कारण से पीड़ित हो रहा है तो वो अपराध से पीड़ित होगा, यदि किसी रोग के कारण पीड़ा हो रही है तो रोग से पीड़ित होगा। तो प्रत्येक रोगी पीड़ित होगा, परंतु प्रत्येक पीड़ित रोगी नहीं होगा। ये थोड़ी सी बात ध्यान से समझने वाली है, हाँ हाँ ठीक है। तो वह कार्य जिसे करने के लिए विवश किया गया है, विवश किया गया है, विवश किया गया है, विवश किया गया है। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। तो यहां पर हम लिखें कि यदि किसी को धमकियों के माध्यम से, यदि किसी को धमकियों, है ना, धमकी है तुझे काम करना होगा, है तो जानता नहीं है हम कौन है, तो यदि किसी को धमकियों के द्वारा, धमकियों के द्वारा विवश किया गया है, विवश किया गया है, इसलिए विवश किया गया है, इसलिए किसी अपराध को करने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए, करने के लिए,
और विवश होकर वह अपराध कर देता है, वह अपराध, वह ऑफेंस को कर देता है, ऑफेंस कर देता है, ऑफेंस कर देता है, तो क्या अपराधी माना जाएगा? तो क्या अपराधी माना जाएगा? तो आपको बोलना पड़ेगा क्या वह अपराधी होगा, क्या वह अपराधी होगा, क्या उस पर चार्ज लगाया जाएगा? तो आपको सीधे बोलना है नहीं, वह अपराधी नहीं होगा, नहीं अपराधी नहीं होगा, बचाव मिलेगा, नहीं अपराधी नहीं, उसको क्या होगा, उसको बचाव दिया जाएगा, उसका वह अपराध क्षम्य अपराध होगा, क्षमा योग्य अपराध होगा। परंतु यहां पर एक एक्सेप्शन है, यहां पर एक अपवाद है, एक अपवाद है। अब धमकियां किस चीज की दे सकता है कोई? धमकियां किस चीज की दे सकता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुमको या तुम्हारे परिवार वालों को मार डालेंगे। हाँ हाँ, हम्म, जी श्याम जी मिश्रा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सेक्शन 32 में अपवाद है, तो धमकियां किसकी दी जा सकती हैं? मौत की धमकी दिया है, तुझे तेरे परिवार वालों को मार देंगे, या चोट की या गंभीर चोट की धमकी दी जा सकती है, भाई तुमको हम ऐसा कर देंगे, तुम्हारी संपत्ति उड़ा ले जाएंगे, है ना, किसी संपत्ति आदि 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 धमकियां दी जा सकती हैं, संपत्ति आदि की धमकी। पर आप यहां पर देखो कि मौत की धमकी, चोट की धमकी, संपत्ति आदि किसी भी चीज की धमकी दे करके किसी से कोई अपराध करा लिया जाता है तो वह व्यक्ति अपराधी नहीं होगा, बचाव मिलेगा। परंतु यदि किसी अपराध के लिए विवश किया जा रहा है, मतलब किसी की मृत्यु के लिए विवश किया जा रहा है, मृत्यु के लिए विवश किया गया है ना, या तो हम तुझे मार देंगे या तू इसे मार दे, या तो मृत्यु के लिए विवश किया जा रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरा, राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध, या तो तू हमारे साथ शरीक हो जा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो राज्य के विरुद्ध अपराध करने के लिए अगर विवश किया जाता है और विवश होकर के अपराध कर देगा तो अपराध कर देता है, यदि अपराध कर देता है तो ऐसी कंडीशन में बचाव नहीं मिलेगा, उसको अपराधी मान लिया जाएगा। इन दो केसेस में उसको यहां पर आप लिखिए, उसको बचाव नहीं मिलेगा, उसको बचाव नहीं मिलेगा, उसको बचाव नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। यानी कि अगर कोई कहने लगे कि या तो मैं तुझे मार दूंगा तो इसको मार दे, तो अपनी जान बचाने के लिए आप दूसरे को मार रहे हैं, है ना, दूसरे को मार रहे हैं, कोर्ट भी कहेगा यार तू ही मर जाता, डेथ तो होनी थी तो तेरी हो जाती, तो ऐसे मामले में किसी को छूट नहीं दी जाएगी। या कह दिया जाए तुझे मार देंगे, नहीं तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करे, तो कम से कम ये कहे कि तुम मुझे मार दो, भारत सरकार के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, सरकार के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, देश के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। तो इन दो मामलों को छोड़कर यदि किसी भी अपराध के लिए विवश किया जाता है, अपराध करता है, तो छूट मिलेगी, पर इन दो मामलों में उस व्यक्ति को छूट नहीं मिलेगी। बताइए, समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? हाँ सर, यूपीएसआई में मैथ्स कंपलसरी है क्या? अरे भाई लक्ष्मी, क्या बात कर रही हो बच्ची? हाँ, कंपलसरी नहीं है, सिलेक्शन का आधार है, सिलेक्शन का आधार है। मैथ्स अगर कमजोर रह गया तो सिलेक्शन कमजोर रह गया, ये समझ लेना। मेहनत करो, राहुल तेवतिया सर पढ़ा रहे हैं, जी जान लगा करके अगर कमजोर है तो सबसे ज्यादा उसी का प्रयास करो। चलो, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट धारा बताने जा रहा हूं, सेक्शन 34, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ध्यान से सुन लेना मेरे भाई बात, और ध्यान से इस बात को समझ लेना। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मतलब यहां पे अब सेल्फ डिफेंस के संदर्भ में बात की जाएगी, है ना। हाँ, अब देखो, किसी बच्चे ने पूछा है कि यदि कोई आर्मी मैन यानी कि आर्मी पर्सनल ऐसा करे। हाँ, अच्छा रागिनी जी, धन्यवाद। हाँ, यदि कोई आर्मी पर्सनल ऐसा काम करे तो प्यारे बंधु आपको एक बात पता होनी चाहिए थी। कौन सी बात मास्टर जी? हमने क्या लिखा था कि बीएनएस जो है वह सेना की विधियों पर प्रभाव नहीं डालेगी। आर्मी पर्सनल का जो सिस्टम होता है, उनको दंड विधि जो होती है वो मार्शल लॉ है, अलग है, उनका सब सिस्टम अलग है, उस पर बीएनएस प्रभाव नहीं डालेगी। तो उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर तो हम ये सामान्य भारतीय और विदेशी नागरिकों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और जिस
अब सेक्शन को मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सेक्शन है आपका सेक्शन 34 ऑफ बीएनएस। क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। देखो बहुत ध्यान से सुनना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सेक्शन 34 और 35 में। सेक्शन 34 सिर्फ ये बोलता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। जैसे सेक्शन 14 या 17 को आप देख लो, 14 बोलता है समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्विटी और इक्वालिटी, और सेक्शन 17 बोलता है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत या अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बात करता है। उसी तरह से सेक्शन 34 बस सीधे बात कर रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। यानी कि सेक्शन 34 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की परिभाषा है कि क्या है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की परिभाषा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की परिभाषा है, यह सीधी बात है। अब ये अधिकार कैसे यूज होगा, कौन यूज करेगा, वो यूज करने के बारे में बात 35 में है। तो पेपर में चीजों को ध्यान रखनी है और गलतियां नहीं करनी है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना और ध्यान से मेरी बात आप समझना। हमारे देश में आर्मड फोर्सेस हैं और सिविल फोर्सेस हैं। बीएनएसएस में भी आप जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आर्मड फोर्सेस में आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स है, एंड सिविल फोर्सेस में आपकी पुलिस है एंड आपके सीएपीएफ हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी एंड ऑल, ये सब आपके पुलिस फोर्सेस में आ जाते हैं, सिविल बल में आपके आ जाते हैं। तो ज्यादातर क्या चीजें हैं कि आर्मड फोर्सेस का क्या काम है? आर्मड फोर्सेस का काम है एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, कि अगर भारत की मुख्य सीमाओं को कोई समस्या होती है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे आर्मड फोर्सेस, और शांति काल में वो युद्ध के लिए तैयारी करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी हेल्प करते हैं। सेकंड, जो पुलिस फोर्सेस होते हैं इनका काम है छोटे छोटे बॉर्डर्स को कई बार संभालना, उनको मेंटेन करना, लाइक बीएसएफ, लाइक आईटीबीपी, एसएसबी और सब चीजें आपकी हो गई। और पुलिस का काम यह है इंटरनल सिक्योरिटी को रन करना, सुरक्षा देना जगह जगह, मंत्रालयों पे, सचिवालयों पे, फैक्ट्रीज पे, एयरपोर्ट्स पे, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर, आदि आदि जगह ये सब चीजें करना। अब आपको एक बात समझनी चाहिए कि भारत में जनता है 150 करोड़ या 140 करोड़, और आप अगर देखो कि बलों की संख्या कितनी है, अगर आप कुल मिलाकर के अगर आर्मड फोर्सेस की बात करो तो लगभग 10 से 15 लाख हो सकती है ज्यादा ज्यादा नफरी, है ना, मान लिया 10 लाख है। और आप अगर सीएपीएफ की बात करो तो एक एक फोर्सेस में कुछ लाख ही हमारे पास जवान होते हैं। और पुलिस की स्थिति तो बहुत अजीब है। यूपी पुलिस में तो फिर भी बहुत ज्यादा नफरी हो गई है, बहुत ज्यादा संख्या हो गई है बाकी राज्यों की पुलिस की अपेक्षा, परंतु वो भी कम है। अब यूपी की आबादी 25 करोड़ 26 करोड़ के आसपास जा रही है, और वहां पे अगर कुछ ही लाख लोग हों तो बहुत सारे लोगों के ऊपर, लाखों या हजारों लोगों के ऊपर, पहले तो लाखों पर एक बैठता था, अभी मान लो कि 10,000 लोगों पर एक पुलिस वाला है, मान लो कि 10,000 लोगों पर एक पुलिस वाला है, तो पुलिस का काम क्या है? सिक्योरिटी को मेंटेन करना। सपोज करो 10,000 में से 3 की भी कॉल आ गई कि सर मेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लिया 3 की कॉल आ गई, और एक ही, अभी कंडीशन ये नहीं आप करोगे सर अब तो 112 है, मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात कर रहा हूं, एक सिचुएशन जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को एक्सप्लेन करने का काम करेगी। तो मान लिया एक ही पुलिस वाला है अभी की कंडीशन में, और 3 लोगों की कॉल आ गई कि सर मेरे को कोई जान से मारने का प्रयास कर रहा है, आप मुझे बचाने आ जाओ। तो वो पुलिस वाला सुरक्षा देने के लिए जो जिम्मेदार है वो एक टाइम पे एक ही आदमी को जाके बचाएगा, बाकी 2 का क्या होगा? अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर यह एक अधिकार आपको दिया जाता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, सेल्फ ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसी को सेल्फ डिफेंस भी आप बोल सकते हो, बट प्राइवेट डिफेंस वर्ड ज्यादा किस लिए है कि या तो सरकार आपको डिफेंस देगी, गवर्नमेंट आपको डिफेंस देगी, और प्राइवेट डिफेंस का मतलब है अपनी रक्षा अपने आप करना। प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या है? अपनी रक्षा
स्वयं, है ना, अपनी रक्षा स्वयं करना, ये इस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो, बात समझ में आई कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? तो अपनी रक्षा स्वयं करना, अपनी रक्षा स्वयं करना। और अपनी रक्षा में क्या है? अपनी अपनी रक्षा में क्या है? तो अपनी अपनी है ना, किसकी रक्षा? अपनी बॉडी की रक्षा और अपनी संपत्ति की रक्षा, और खाली अपनी ही नहीं, अन्य की भी रक्षा का अधिकार है, ये सेक्शन 35 बोलेगा। पर मूल बात आपको क्या याद रखनी है, सीधे पूछेगा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कौन सी धारा में बताया गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 34। जो लाइसेंस दिए जाते हैं हथियारों के, वो इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। जब कोई कहता है कि मेरी जान को खतरा है, तो जो कलेक्टर होते हैं, जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके यहां आवेदन होता है, वो साइन करते हैं, तब आपको लाइसेंस मिलता है। तब आप जाकर के शस्त्रागार से, है ना, हथियार खाना जो होता है, वहां से अपने लिए जिस भी चीज का लाइसेंस आप मांगते हैं, रिवॉल्वर, पिस्टल या दुनाली इत्यादि, कुछ भी सब चीजें, उसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, ये सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 है। बोलो, समझ में आई बात? बोलो, समझ में आया क्या? हाँ सर, आपने 33 में करवाया है। नहीं, 33 में क्यों करवाया भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? 33 में क्यों करवाया? 34 में ही करवाया भाई। हाँ सर, अगर वो व्यक्ति सक्षम ना हो तो स्थिति अलग है। नहीं तो अभी पता लगेगा ना। ये तो मैं बता रहा हूं। आप ईंट ईंट मार करके भी तो अपनी जान बचा सकते हो, लाठी मार के भी तो जान बचा सकते हो, घर में चाकू रखा है उसको मार के। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, इसीलिए तो एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब आपकी अगर आज्ञा हो हजूर आला, तो मैं थोड़ा पानी पी लूं। हम्म। हाँ, अब मैं पानी पी लूं। एक मिनट सर, अभी मेरी एज नहीं हुई यूपीएससी के लिए। कोई बात नहीं बेटे, फिर आप कांस्टेबल का पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, सबके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। हम्म। नहीं यार, 33 में कैसे करवा सकता हूँ? ये तो नई नवेली बात बता रहे हो आप, संभवतः कुछ मिस वो हुआ होगा। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो यहां पर एक चीज बोली जा रही है, परिभाषा की बात हो रही है। तो यहां पर जब परिभाषा की चर्चा हो रही है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य, कोई भी बात अपराध नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत की गई कोई भी बात, के अधिकार के अंतर्गत अंतर्गत की गई कोई भी बात, यानी कि जब आप अपने सेल्फ डिफेंस के अधिकार का, प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग कर रहे हो, तो आपने अगर सामने वाले को मार तक दिया है, आपने उसकी लाश गिरा दी है सेल्फ डिफेंस के चक्कर में, तो यहां पर सेक्शन 34 बोल रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत की गई कोई भी बात, बात का मतलब कोई भी एक्ट, कोई भी कार्य अपराध नहीं होगी। अपराध नहीं है, कुछ भी चीज अपराध नहीं है। सीधी बात कही जा रही है, बचाव मिलेगा। क्या होगा? छूट मिलेगी। क्या होगा? छूट या बचाव मिलेगा या मिलेगी? मिलेगी और मिलेगा। बोलो, समझ में आया? क्लियर हो गया? तो कोई भी कार्य जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किया जाता है, चाहे मार तक दो, सामने वाले को गिरा तक दो, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं। जो वकील लड़ते हैं, वकील साहब बहुत सारे हैं यहां पर, तो जो वकील लड़ते हैं वो इसी में तो लड़ते होंगे ना। ये जो बचाव वाला है, साधारण अपवाद वाला, यहीं पर चीजें खेली जाती हैं। हाँ देखो, एक कोई कमेंट लिख रहे हैं, सर आपकी शादी हो गई क्या? और फिर लिखते हैं, सर वैसे आप बढ़िया, बहुत बढ़िया समझाते हो। इन दोनों चीजों का कोई लॉजिक है? इन दोनों चीजों का कोई लॉजिक है?
मतलब कि इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका ब्याह हो गया है तो आप अच्छा समझाते हो, यानी कि ब्याह हो जाने से अच्छा समझाने का कोई मतलब है, या ब्याह ना हो जाने से अच्छा समझाने का कोई मतलब है? यानी कि जिनका ब्याह हो जाता है वो अच्छा समझाते हैं, या इसका उलट, जिनका ब्याह नहीं होता है वो अच्छा समझाते हैं? इसका क्या मतलब समझूं मैं? हाँ। हाँ, अगर हाइट कम होती है तो सिलेक्शन नहीं होता है। हाँ, अगर थोड़ी बहुत चीजें हो जा, थोड़ा बहुत अंतर होता है तो चीजें एडजस्ट हो जाती है। हाँ, हानि का मतलब नुकसान से है, उसमें हानि में सब तरह का। हाँ हाँ। हाँ, मैथ्स की कौन सी बुक ले लें? उनकी मैथ्स महारथी है राहुल तेवतिया जी की, वो ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, 33 नहीं है, चेक करो आप, कोई दिक्कत नहीं, 34 ही है। अगर तब किया, अगर अगर मान लो आपका एक अकेला कमेंट आ रहा है, अब सरकार 34 कर ले वो, ठीक है, वैसे तो ऐसा हुआ नहीं है, पर आपको महाराज गलती हो गई, बताओ अब क्या करें? चलिए मिलते हैं 7 बजे, तैयार रहना, और बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस सेट है, और रिवीजन कर लेना। हाँ, मैंने सारे क्वेश्चन अपना बनाए हैं, पूरे एक्ट का जबरदस्त रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं उसी कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।